हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप एकदम जो है कुशल मंगल होंगे और मेरे लेक्चर्स को कंटिन्यूस देखते होंगे। देखिए दोस्तों, अब तक अपना क्या है जो है सेक्शन 90 ए तक हो चुका है। अभी सूखा नहीं है वाइट बोर्ड, 90 ए तक हो चुका है। आज अपना चलेगा जो है सेक्शन 91। ठीक है, 91 पढ़ेंगे तो उससे पहले एक चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, नया चैप्टर, चैप्टर 6। वाइट बोर्ड अभी सूखा नहीं है। देखिए चैप्टर 6 चैप्टर 6 में क्या है, जब तक सूखता है तब तक डायरेक्ट कैमरे से ही बात करते हैं। चैप्टर 6 में है दोस्तों एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंसेस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। देखिए, इससे क्या पता लग रहा है कि हम जो है ओरल एविडेंसेस को एक्सक्लूड करेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस से। एक्सक्लूड कब करेंगे, अगला क्वेश्चन होता है एक्सक्लूड कब किया जाएगा। एक्सक्लूड तब किया जाएगा जब जो है किसी भी फैक्ट पर, देखिए किसी, डाल देता हूँ हेडिंग ही डाल देता हूँ पहले, एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, ये इसकी हेडिंग है। तो अब बात ये उठ रही है कि इस एक्सक्लूड करने की बात कब आएगी। देखिए, मान ली किसी भी फैक्ट पे दोनों एविडेंसेस अवेलेबल हैं, पहला ओरल, दूसरा डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, कि तो कोर्ट ये चाहेगा कि उसके पास, आप जान चुके हैं कि कोर्ट ये चाहेगा उसके पास बेस्ट जो एविडेंस है इन दोनों में वो आए। किसी एक ही फैक्ट पर हैं ये दोनों। ठीक है, तो इसमें जो है बेस्ट कौन सा रहेगा आप ही बताइए। इसमें डॉक्यूमेंट्री बेस्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि जब हम देखते हैं इंडियन जो है एविडेंस एक्ट पढ़ चुके हैं अब तक, तो अब तक ये जान चुके हैं कि अब तक हमने या आगे भी कहीं इंडियन एविडेंस एक्ट में ये नहीं लिखा है कि कौन से एविडेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर वो डायरेक्ट एविडेंस है, चाहे वो जो है ओरली क्यों ना हो, उसकी वैल्यू ज़्यादा ही रहेगी। मतलब कहने का ये है कि अगर जो है जो है ओरल एविडेंस की वैल्यू ज़्यादा है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की वैल्यू ज़्यादा है, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक ही फैक्ट पे है तो तब कह सकते हैं कि हाँ उस समय जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की वैल्यू ज़्यादा रही होगी, तो वही हम एक्सक्लूड करेंगे इसको। ठीक है, ये था जो है सेक्शन से पहले बता रहे। एक और चीज़, ठीक है, आज का जो सेक्शन है वो है 91, सेक्शन 91। सेक्शन 91 में इसी के बारे में बताया गया है। सेक्शन 91 से लेकर 92 तक दोनों में ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम जो है सेक्शन 91 की बात कर रहे हैं। तो सेक्शन 91 इसी वजह से कहा जाता है बेस्ड ऑन बेस्ट एविडेंस रूल, बेस्ड अपॉन बेस्ट एविडेंस रूल। दोनों ही हैं बेसिकली, ये दोनों सेक्शन 91 एंड 92 बेस करते हैं बेस्ड जो है बेस्ट एविडेंस रूल पर। ठीक है, ये अब तक आपने जान लिया है। अब देखते हैं सेक्शन में क्या है। सेक्शन में मोटे तौर पे मैं बता दे रहा हूँ, फिर जो है उसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे, फिर लैंग्वेज के बारे में जो है बात करेंगे, लैंग्वेज में क्या लिखा गया है, कैसे लिखा गया है। ठीक है, तो पहले मोटे तौर पे क्या है, मोटे तौर पे ये है कि सेक्शन 91 यही कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट बना लिया है, कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है, ये आपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है, और अगर इन फ्यूचर, ठीक है, कोई भी बात उठती है इसके कंटेंट्स को लेके, कंटेंट्स को लेके इन फ्यूचर कोई भी बात उठती है, तो उस समय हम इस डॉक्यूमेंट के द्वारा ही प्रूव करेंगे, उसके ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। ठीक है, ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव करना है
तो आप डॉक्यूमेंट लाइए। जैसे आपने जो है एग्जाम्पल के तौर पे, समझने के तौर पे, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में केस किया किसी पे कि साहब इसने मेरे जो है कॉन्ट्रैक्ट को जो है फुलफिल नहीं किया है, तो कोर्ट कहेगा कॉन्ट्रैक्ट किधर है, पहले कॉन्ट्रैक्ट लेके आओ। आप जो है कॉन्ट्रैक्ट ना लाके जो है कि नहीं साहब इनके सामने कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ये हैं तो सही सामने उपलब्ध, कोर्ट कहेगा नहीं, आप जो है पहले कॉन्ट्रैक्ट के लाओ, उसके कॉन्ट्रैक्ट के टर्म को हम कॉन्ट्रैक्ट से ही जो है प्रूफ मानेंगे या देखेंगे। ये है सेक्शन में। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं सेक्शन को। इसको साफ कर देते हैं, इतने को काफी लिखना पड़ेगा तो जो है ऊपर तक से साफ करते हैं। ठीक है, यहां डाल देते हैं सेक्शन 91। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें है, सेक्शन को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। इसकी हेडिंग पढ़ते हैं, एविडेंस ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट एंड अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी रिड्यूस टू फॉर्म ए डॉक्यूमेंट। ये इसकी हेडिंग है। देखिए आगे बढ़ते हैं, व्हेन ए टर्म्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट और ऑफ ए ग्रांट और एनी अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी हैव बीन रिड्यूस टू फॉर्म ए डॉक्यूमेंट। यहीं रुक जाइए। देखिए पहला है, छोटा छोटा लिख रहा हूं, आप जो है अगर आपको ये सारे टर्म्स लिखने हैं तो आप जो है बेरेक्ट से ही लिख लेना। कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी रिड्यूस्ड टू फॉर्म ए डॉक्यूमेंट। ठीक है, कॉमा लगा दे रहे हैं, वैसे इसमें कॉमा है नहीं। ठीक है, हमने नहीं लगाते, चलिए छोड़िए। ठीक है, पहली लाइन सी हो गई जो हमको बतानी है। तो इससे क्या लग रहा है, देखिए इससे पढ़ने से ही पता लग रहा है कि आपको लॉ ने नहीं कहा है कि आप उसका डॉक्यूमेंट बनाएं। ठीक है, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी को आपने अपनी मर्जी से डॉक्यूमेंट की फॉर्म में बना लिया है। ठीक है, ये आपने अपनी मर्जी से बनाया है, या यहां पे लिख देते हैं बाय चॉइस। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, एंड इन ऑल अदर केसेस इन विच ए मैटर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस टू फॉर्म ए डॉक्यूमेंट। एंड अदर केसेस में, एंड इन अदर केसेस required by law to form a document। इसमें आपकी चॉइस नहीं है, ये यहां कंपल्सन है, बाई कंपल्सन। ठीक है, यहाँ पे कंपल्सन है, आपके पास चॉइस नहीं है, लॉ ने रिक्वायर किया है कि आप उसका डॉक्यूमेंट बनाएं। ठीक है, no evidence shall be given in proof of a terms of such contract, grant and other disposition of property or such matter except the document itself। चाहे देखिए, अब आगे बता रहा हूं, चाहे वो आपने बाई चॉइस बना लिया है या लॉ ने आपको रिक्वायर किया है कि आप उसका डॉक्यूमेंट बनाएं और बना लिया है, तो उसके कंटेंट्स को प्रूफ करने के लिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट के अलावा कुछ और नहीं दिया जा सकता। मीन्स उसके कंटेंट्स में भी प्रूफ ओनली बाई द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। द कंटेंट्स ओनली बी प्रूव्ड बाई डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। ठीक है, or secondary evidence of its contents in cases in which the secondary evidence is admissible under the provisions of herein before mentioned। देखिए, या तो आप उसका जो है, या तो आपने वो बाई चॉइस बना लिया है डॉक्यूमेंट, या बाई कंपल्सन बना लिया है, तो अगर उसके डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट को प्रूफ करना है तो सिर्फ और सिर्फ उस डॉक्यूमेंट से ही प्रूफ कर सकते हैं। या
अगर आप सेक्शन 65 में आप जो है जान चुके हैं कि किन केसेस में सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है, मान लीजिए खो गया है या फिर जो है बहुत भारी है या वो जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो उसकी सेकेंडरी जो है सर्टिफाइड कॉपी देके प्रूफ कर सकते हैं, तो फिर उस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है लेकिन आप उसके टर्म्स के ओरल, ये जो है आगे पढ़ेंगे, सेक्शन 92 पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसके टर्म्स के ओरल जो है एविडेंस नहीं दे सकते, बट कैन नॉट गिव ओरल एविडेंस ऑफ द contents of the document। ठीक है, उसके ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। ठीक है, इतना तो आपकी समझ में आ रहा होगा। यही है सेक्शन में और कुछ भी नहीं है जो है आपको समझा जाए। बात एक जो बहस है वो छोटी सी बहस है जो आपको समझानी है, वो इधर की साइड समझाता हूँ। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसको कि आपने डॉक्यूमेंट की फॉर्म में बना लिया है या लॉ ने उन डॉक्यूमेंट्स को रिक्वायर किया है कि आप उसको जो है डॉक्यूमेंट की फॉर्म में बनाएं, तो ठीक है, तो अगर इन फ्यूचर उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को लेकर कोई इशू उठता है तो उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को उस डॉक्यूमेंट से ही प्रूफ किया जा सकता है। ठीक है, ये बात रखनी है। अगर उसके आप सेकेंडरी एविडेंसेस दे सकते हैं सेक्शन 65 में, तो आप उसके सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, लेकिन उसके ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। ठीक है, समटाइम यू हैव टू इन्फर फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द सेक्शन, जिसे कहते हैं कि रीड बिटवीन द लाइन्स, तो उससे ये इन्फर होता है। ठीक है, और ये अगर आप जो है सेक्शन 92 पढ़ेंगे तो उसमें ये क्लियर भी हो जाएगा आपको। ठीक है, और देखते हैं इसमें कोई और बात बताने वाली है। हाँ, एक बात और बताने वाली है, इसको साफ कर देते हैं। देखिए, दूसरी बात है कि अगर देखिए जब आप जो है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है, यही बता रहा हूँ, रिड्यूस टू फॉर्म ए डॉक्यूमेंट जो वाली बात है। अगर देखिए इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है सेक्शन 17 में कौन कौन से डॉक्यूमेंट कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल हैं। उसमें बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं। ठीक है, जैसे सेल डीड है, सेल डीड इमूवेबल प्रॉपर्टी की जिसकी 100 रुपये से ज़्यादा की कीमत है। ठीक है, गिफ्ट है, लीज है, लीज 1 साल से ज़्यादा वाली, और बहुत सारे हैं जो बताए गए हैं, बहुत सारी लंबी लाइनें। तो कहने का मतलब ये है जो डॉक्यूमेंट कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल हैं, अगर उनको आपने रजिस्टर नहीं कराया है तो फिर उसको जो है डॉक्यूमेंट ही नहीं माना जाएगा। मतलब उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को भी आप जो है प्रूफ नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब आपको कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल है तो आपको रजिस्टर ही कराना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे आप कुछ चीजें हैं जो ऑप्शनल हैं। ऑप्शनल क्या है? जैसे बिल है, बिल ऑप्शनल है, आप रजिस्टर कराएं ना कराएं। ठीक है, और मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, लीज है जो 1 साल से कम वाली है, 1 साल से कम वाली जो लीज है, इनमें ऑप्शनल है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो ठीक है, नहीं कराते तो नहीं है। अगर मान लीजिए ऑप्शनल है और आपने जो है रजिस्ट्रेशन करा लिया तो क्या होगा? ठीक है, ये वाली बात हम आपको अगले सेक्शन में, सेक्शन 92 में ही डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको भ्रम हो सकता है, इस वजह से मैं इस वाली चीज़ को नहीं बता रहा, इसको 92 में ही बताऊंगा। ठीक है, जब 92 पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगली बात इसमें और क्या रह जाता है सेक्शन में बताने के लिए। अब इसमें 2 एक्सेप्शन दिए गए, 2 एक्सेप्शन को समझिए, दोनों एक्सेप्शन को बढ़िया से समझिए। एक्सेप्शंस में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ लिखा है तो बताना ही पड़ेगा। पहला एक्सेप्शन है एक्सेप्शन फर्स्ट। इसमें बताया गया है
अगर कोई आदमी किसी ऑफिशियल जो है, जो ऑफिशियली अपॉइंटेड है, तो उसके अपॉइंटमेंट को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिएगा, अगर वो एज ए ऑफिसर काम कर रहा है तो बस उसी से काम हो जाएगा कि हाँ वो एज ए ऑफिसर काम कर रहा है, तो वो उसका अपॉइंटमेंट जो है वैलिड अपॉइंटमेंट ही होगा, और आप उसको जो है अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला तो यही है, ठीक है। देखिए, मैं पढ़ देता हूँ। व्हेन ए पब्लिक ऑफिसर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अपॉइंटेड इन राइटिंग एंड व्हेन इट्स ऑन दैट द पर्टिकुलर पर्सन हैज एक्टेड एज सच ऑफिसर, द राइटिंग बाय विच ही इज अपॉइंटेड नीड नॉट टू बी प्रूव। जिससे वो अपॉइंट किया गया है वो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। देखो, एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एससी ने ऑर्डर दिया लोअर कोर्ट को कि आप जो है ऐसा ऐसा करिए, किसी व्यक्ति के फेवर में दिया, तो जो है लोअर कोर्ट कहे पहले तो आप ये प्रूफ करिए कि जिस आदमी ने ये ऑर्डर दिया है वो जो है हाई कोर्ट का जज ही है, ठीक है। ये नहीं कह सकता, ये मान के चला जाएगा एज ए हाई कोर्ट जज वो काम कर रहा है तो उसका वैलिडली अपॉइंटमेंट ही हुआ होगा। या आप कहेंगे आप उसका अपॉइंटमेंट लेटर लेके आइए तब हम ये मानेंगे कि हाई कोर्ट के जज ने दिया है, ठीक है। ऐसी बात नहीं होगी, ठीक है। दूसरा बात आती है, बिल एडमिटेड टू प्रूव इन इंडिया मे बी प्रूव बाय द प्रोवेट। हाँ देखिए, इन इंडिया एक्सेप्शन टू सिर्फ इतनी सी बात करता है कि अगर मान लीजिए कोई बिल है, बिल की अगर प्रोवेट मिल गया है, प्रोवेट भी बता रहा हूँ अभी, प्रोवेट मिल गया है तो आपको बिल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, प्रोवेट से ही वो चीज प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जो प्रोवेट होता है, तो कोर्ट जब प्रोवेट इशू करता है तो बिल को वेरीफाई, एकदम सही तरीके से वेरीफाई करने के बाद ही प्रोवेट इशू करता है। बात आती है प्रोवेट क्या होता है। प्रोवेट एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होता है कि कोर्ट कहता है कि किसी आदमी को देगा कि आप जो बिल है उसको एग्जीक्यूट करो, मतलब उस बिल में जो जो शेयर लिखा गया है उस उतना अपना शेयर उसका दिलवाओ, ठीक है। तो बिल को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, उसके प्रोवेट से ही हो जाएगा, क्योंकि जिस समय कोर्ट बिल के लिए प्रोवेट इशू करता है तो उस समय ये बिल को भी वेरीफाई कर लेता है कि वो सही है कि नहीं है। ये हो गया आपके एक्सेप्शन। अगला देखिए, इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है। एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन फर्स्ट देखिए, दिस सेक्शन अप्लाई इक्वली टू all cases in which the contract grant or disposition of property to are contained in the document and cases in which they are contained in more than one। इसमें कुछ भी नहीं है। अगर मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी दो से अधिक डॉक्यूमेंट में है तो ठीक है, उसको एक ही मान लिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला एक्सप्लेनेशन सेकंड, ये देखते हैं क्या है। अगर मान इसमें यह है कि अगर उसकी कोई दो ओरिजिनल कॉपी हैं, आप पढ़ चुके हैं, एक से ज़्यादा ओरिजिनल कॉपी बन चुकी हैं, प्रीवियस सेक्शंस में पढ़ चुके हैं, अगर आप लेक्चर्स को देख रहे होंगे तो एक को ही प्रूव कर दो, काफ़ी है। तीसरा देखिए, एक्सप्लेनेशन टू थर्ड, the statement in any document whatsoever of fact other than the fact referred in this section shall not preclude the admission or oral evidence as to the same fact। हाँ, अगर जिसके बारे में इस सेक्शन में मना किया गया है कंटेंट्स का, कि आप कंटेंट्स को प्रूव नहीं कर सकते, कंटेंट्स के अलावा कोई अदर चीजें हैं तो आप उसको जो है ओरल एविडेंस से प्रूफ कर सकते हैं। कंटेंट्स को प्रूफ नहीं कर सकते, ये एक्सप्लेनेशन थर्ड है। वही बात हम ऊपर से भी इन्फर कर सकते थे, वही एक्सप्लेनेशन में एकदम क्लियर कर दिया गया, कोई कंफ्यूजन ना रहे इस वजह से, ठीक है। जिन चीज़ों पे मना नहीं किया गया है कि आप एविडेंस नहीं दे सकते, उनमें दे सकते हैं, कहने का मतलब यही तो हुआ, ठीक है दोस्तों। देखिए, ये हो गया सेक्शन अपना जो है 91, ठीक है दोस्तों। अगला रहेगा 92, और 91 एंड 92 को जो है एक साथ ही पढ़ा जाता है, 91 एंड सेक्शन 92
दोनों एक साथ ही पढ़े जाते हैं कि दोनों मिलके एक स्कीम तैयार करते हैं, जिसे कहते हैं एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंसेस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। अकेला सेक्शन 91 या अकेला 92 नहीं पढ़ सकते या नहीं यूज कर सकते कहीं पे भी। अगर यूज करेंगे तो जो पर्पज है वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री जो भी कहें वो हैं, मतलब दोनों को एक साथ ही पढ़ा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर फिर आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सेक्शन अपना है 92। 92 को पढ़ने से पहले एक छोटा सा रिकेप लेंगे 91 का। ठीक है दोस्तों, 91 में अभी अभी आपको बताया गया था, देखिए कि अगर कोई डॉक्यूमेंट बाई चॉइस या बाई कंपल्सन आपने अगर उसको तैयार कर लिया है तो उसके कंटेंट्स के ओरल डॉक्यूमेंट उसके कंटेंट्स का जो है ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। ये आपने पढ़ा। अब देखिए सेक्शन 92 उससे एक कदम आगे है। वो एक कदम आगे कैसे है, देखिए वो कदम आगे ऐसे है कि सेक्शन 92 पहले मोटे तौर पे समझा दे रहा हूँ, इतनी सी बात करता है कि आपने उसके कंटेंट्स को प्रूव कर दिया, ठीक है, जो पहले सेक्शन के हिसाब से, ठीक है। लेकिन फिर जो पार्टी है या उसके एलआर हैं, पार्टी या उसके एलआर, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है या ग्रांट है या अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है, उसको वेरी करने के लिए, ठीक है, या सब्सट्रैक्ट करने के लिए या उसमें ऐड करने के लिए, मतलब कहने का है कुछ जोड़ने के लिए कुछ घटाने के लिए ओरल एग्रीमेंट के एविडेंस नहीं दे सकते। ठीक है, कहने का मतलब ये है, एक बार दोबारा से समझिए। 91 में अगर कोई डॉक्यूमेंट आपने तैयार कर लिया, चाहे बाय चॉइस था या बाय कंपल्सन था, और उसके कंटेंट्स को जो है प्रूव कर दिया प्रीवियस सेक्शन के हिसाब से, फिर या तो पार्टी, देखो यहाँ पे मना सिर्फ पार्टी के लिए किया गया है या उसके एलआर को मना किया है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या तो पार्टी या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐड करने के लिए या सब्सट्रैक्ट करने के लिए उसके ओरल एग्रीमेंट के जो है एविडेंस नहीं दे सकते। ये मोटे तौर पर है सेक्शन 92। ठीक है, आगे की बहुत सारी बातें हैं इसमें, अगर कोई छोटी मोटी बातें मैं बताऊंगा। ठीक है, ये था। अब पढ़ते हैं विधिवत रूप से सेक्शन 92 को, एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं जिससे कि क्लियरिटी हो जाए, कोई जो है ऐसी बात ना रहे कि जो आपकी समझ में ना आई हो। ठीक, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट। ठीक है, देखिए एक कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो आपको ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द सिविल लिटिगेशन किस सेक्शन को कहा जाता है, काफी पूछा गया है। स्पाइनल कॉर्ड ऑफ सिविल लिटिगेशन सेक्शन 92 को ही कहा जाता है। ठीक है, कई जगह पूछा गया है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब पढ़ते हैं सेक्शन को। When the terms of any such contract, grant or other disposition of property or any matter required by law to reduce to form a document have been proved according to the last section। ठीक है, इसमें जो बात है कि जो 92 में अगर कोई डॉक्यूमेंट जो आपने कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है जो लास्ट सेक्शन के हिसाब से, या ठीक है, जिसको के देखिए एनी मैटर रिक्वायर्ड बाय लॉ रिड्यूस टू फॉर्म ए डॉक्यूमेंट, जो लॉ ने रिक्वायर किया है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, ठीक है, टू फॉर्म ए डॉक्यूमेंट, जो प्रूफ कर चुका है, हो चुका है। ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी जो लॉ के हिसाब से रिक्वायर थी कि उसको डॉक्यूमेंट की फॉर्म में बनाया जाए, और आपने वो बना लिया और लास्ट सेक्शन के हिसाब से उसको प्रूफ कर लिया है। ठीक है, नो एविडेंस ऑफ एनी ओरल एग्रीमेंट और स्टेटमेंट शैल बी एडमिटेड एज बिटवीन द पार्टीज
ठीक है, टू एनी सच इंस्ट्रूमेंट or their legal representative in interest for the purpose of contracting, bearing, adding to such contract, ठीक है, उसके टर्म्स को वेरी करने के लिए जो है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं दे सकते। अब इसमें जो एक बात जो आई है कि जो डॉक्यूमेंट एनी मैटर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू रिड्यूस टू फॉर्म ए डॉक्यूमेंट, वहां पर मैंने नहीं बताया था, सेक्शन 92 को बताया था, जो कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल हैं, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उनको डॉक्यूमेंट ही नहीं माना जाएगा, तो मतलब उसके कंटेंट्स को प्रूव ही नहीं कर सकते। लेकिन अगर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट था, ठीक है, आप उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी था और आपने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, ठीक, तो होगा क्या, तो उसको डॉक्यूमेंट उसके कंटेंट्स को प्रूव करने के लिए नहीं मानेंगे। लेकिन उसके कंटेंट्स के अलावा अगर कोई बात अलग है प्रूफ करनी है तो उसको मान लेंगे। जैसे अगर मान लीजिए प्रूफ करना पड़े कि उस डेट पर वो जिंदा था कि नहीं था, ठीक है, तो उससे ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ जिस दिन उसने ये डॉक्यूमेंट बनाया था उस दिन वो जिंदा रहा होगा। ये कंटेंट्स तो नहीं है लेकिन ये दूसरी चीज को तो प्रूफ कर ही रहा है, ठीक है। अगर जो चीजें देखिए लॉ में आपको प्रीवियस सेक्शन में भी बताया गया है, जो चीजें कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल हैं, अगर आपने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, ठीक है, तो आप जो है उसके कंटेंट्स को प्रूव नहीं कर सकते, जो है या उसको डॉक्यूमेंट ही नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए डॉक्यूमेंट है जो कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल नहीं है, जैसे बिल है, ठीक है, और क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, लीज है, लीज ये कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल नहीं है, और आपने जो है जैसे एडॉप्शन है, एडॉप्शन डीड है, ये कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल नहीं है, अगर आपने इनका रजिस्ट्रेशन करा लिया, ठीक है, फिर भी यही समझा जाएगा कि ये इनके आप इन केसेस में उसके टर्म्स के जो है उसके टर्म्स के ओरल एग्रीमेंट के जो है एविडेंसेस दे सकते हैं। इसको जो है प्रिक्लूड नहीं कर रहा है या सेक्शन मना नहीं कर रहा है। देखिए सेक्शन में साफ साफ बोला गया है, व्हेन द टर्म्स ऑफ एनी such contract, grant or other disposition of property or any matter required by law to reduce the form a document have been proved according to the last section, no evidence of any oral agreement or statement shall be admitted, कोई भी ओरल जो है एग्रीमेंट के एविडेंस नहीं एडमिट किए जा सकते। यही बात आपको जो है याद रखनी है। ये हो गया अपना 91, ठीक है। अब 91 में कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं, सॉरी 92 हो गया, ये 92 में कुछ एक्सेप्शन भी दिए गए हैं। 92 में लगभग 5 एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। 5 एक्सेप्शंस को देखते हैं। पहला एक्सेप्शन ये है, एक्सेप्शन नंबर फर्स्ट, जो आपको देखना। पहला एक्सेप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, पहला एक्सेप्शन फर्स्ट ये कह रहा है, मतलब एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ, एक्सेप्शन का मतलब हुआ कि आप इन केसेस में ओरल एग्रीमेंट के एविडेंसेस दे सकते हैं, ठीक है, जो है उसके कंटेंट्स के ओरल एग्रीमेंट के जो है एविडेंसेस दे सकते हैं, यही इसका मतलब है, ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसी चीज, देखिए पढ़ते हैं, एनी फैक्ट मे बी प्रूव्ड विच वुड इनवैलिडेट एनी डॉक्यूमेंट और विच वुड इंटाइटल एनी पर्सन to any decree or order relating thereto, such as fraud, intimidation, illegality, want of due execution, want of capacity in contracting party, want or failure of consideration, mistake of fact or law, ठीक है। ऐसा कोई भी चीज जिससे कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट, अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी वो जो डॉक्यूमेंट है पूरा वो ही इनवैलिडेट हो जाए, इनवैलिडेट द कॉन्ट्रैक्ट, उस चीज के ओरल जो है एविडेंसेस दे सकते हैं जो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को चाहे इनवैलिडेट कर दे। जो फ्रॉड भी हो सकता है, फ्रॉड के बेसिस पे करवाओ, ठीक है, इंटिमिडेशन के, वांट ऑफ कैपेसिटी के पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट की नहीं कर सकती, कोई माइनर पार्टी थी उसमें,
कोई भी बेसिस हो सकता है, उसके बेसिस पे कि पूरा कौन जो है जो डॉक्यूमेंट है वो इनवैलिडेट हो जाए, तो इस चीज के एविडेंस आप दे सकते हैं ओरल जो है। ठीक है, इसके दूसरा देखिए, दूसरा एक्सेप्शन टू। एक्सेप्शन टू क्या है? The existence of any separate oral agreement as to any matter on which the document is silent and which is not inconsistent with the terms may be proved in considering whether or not this proviso apply. The court have regard to the degree of formalities of the document। देखिए, दूसरा है जिस पे कि अगर डॉक्यूमेंट साइलेंट है, डॉक्यूमेंट साइलेंट है, साइलेंट का मतलब क्या है कि उसमें वो बात लिखी नहीं गई है, अगर लिखी गई है तब नहीं, इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, वो तो हमेशा ध्यान रखना है। जो बात कॉन्ट्रैक्ट में या ग्रांट में लिख दी गई है उसके तो आप एविडेंस जो है टर्म्स के दे ही नहीं सकते। अब जो नहीं लिखी गई है और जिसपे कि साइलेंट है, तो कोर्ट क्या देखेगा उस समय? क्या देखेगा जब एविडेंस एक्सेप्ट करेगा? तो क्या देखेगा वो? डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटीज देगा, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया गया है उसमें डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटीज क्या है। जैसे समझने की कोशिश करें, मान लीजिए कोई एक डॉक्यूमेंट है, एक ये दूसरा डॉक्यूमेंट है, इसको तैयार किया है प्लेन पेपर पर, ठीक है, और इसको एक नॉर्मली जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसी ने किया है, लेमैन ने किया है, ठीक है। इसको यह है मान लीजिए स्टैम्प पेपर पे है, ठीक है, और इसको रजिस्टर भी कराया गया है, और इसको एडवोकेट ने तैयार किया है, साइन वगैरह हो रहे होंगे, उससे पता लग जाएगा। तो देखिए, इस जिसमें डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटीज ज़्यादा होंगे उसमें एविडेंसेस, ओरल एविडेंस देने के चांसेस कम होंगे, कि जिसमें डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटीज कम होंगी, ठीक है, जिसमें डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटीज कम होंगी उसमें ओरल एविडेंस देने के चांसेस ज़्यादा होंगे। कुछ केसेस में जिसमें डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटीज बहुत हैं उसमें कोर्ट कभी कभी मना भी कर देता है कि आप जो है उस चीज़ के ओरल एग्रीमेंट के जो है एविडेंस नहीं दे सकते, क्योंकि कोर्ट ये मान के चलता है जब आप इतने पढ़े लिखे थे, इतने जानकार थे, तो मैक्सिमम उसकी टर्म्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के, वो आपने उसमें, या ग्रांट के या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के, वो आपने उसमें लिख लिए होंगे। मोटी तौर पे ये कोर्ट मान के चलता है, ठीक है। तो जिसमें डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटीज कम है उसमें आप जो है एविडेंसेस दे सकते हैं, या कोर्ट अलाउ कर सकता है। जिसमें डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटीज ज़्यादा है उसमें कोर्ट मना भी कर सकता है, ठीक है, जरूरत नहीं मना करे, वो देखेगा कोर्ट वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो दोस्तों इसको साफ कर देते हैं, इधर की साइड आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है थर्ड प्रोविजन, एक्सेप्शन थर्ड। The existence of any separate or oral agreement constituting condition precedent to attaching any obligation under such contract grant and other disposition of property। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है समझने के लिए। देखिए, अगर कोई कंडीशन प्रीसिडेंट है, कंडीशन प्रीसिडेंट, आपने जो है अगर जो है टीपीए पढ़ा होगा तो उसमें जाना होगा कि कंडीशन प्रीसिडेंट क्या होता है, कंडीशन सब्सिक्वेंट होता है क्या होता है, मैं भी बता दे रहा हूँ। कंडीशन प्रीसिडेंट वो होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट या किसी चीज़ में अंदर तब जाएंगे जब आप पहले उस कंडीशन को फुलफिल कर देंगे। कंडीशन सब्सिक्वेंट ये होता है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट में या चीज़ में चले जाएंगे लेकिन आपको कंडीशन बाद में फुलफिल करनी पड़ेगी, ठीक है। ये तो हो गया कंडीशन प्रीसिडेंट एंड कंडीशन सब्सिक्वेंट, जो यहाँ से कुछ लेना देना नहीं था फिर भी बताया है, ठीक है। अब समझिए, यह है कि अगर मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है जिसमें ओरल कोई कंडीशन प्रीसिडेंट है, तो आपको पहले वो कंडीशन प्रीसिडेंट फुलफिल करनी ही पड़ेगी, ठीक है। इस चीज़ के एविडेंस दिए जा सकते हैं, करनी पड़ेगी इस चीज़ के एविडेंस, ओरल एविडेंस दिए जा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, समझने वाली।
ठीक है, अगला 4th एक्सेप्शन 4। देखिए, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट और ओरल एग्रीमेंट to rescind or modify any such contract, grant or disposition of property may be proved except in cases in which such contract, grant or disposition of property is by law required to be in writing or has been registered according to the law in force for the time being as the registration of document। देखिए, ये बात मैं बता भी चुका हूँ। देखिए, अगर कोई भी जो है डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड बाय लॉ है, कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल है, ठीक है, अगर आपने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, ठीक है, वो तो डॉक्यूमेंट ही नहीं रहेगा। और जो जिनका रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है, उस केसेस में आप जो है उसके ओरल एग्रीमेंट के एविडेंसेस दे सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है उसमें दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, जो चीज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है, जैसे बिल है और लीज है 1 साल से कम वाली, और अडॉप्शन डीड है, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। इस सेक्शन 18 बताता है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट का, ठीक है, इसमें भी कोई बात नहीं है। अब है अगला यूसेज वाला सेक्शन, एक्सेप्शन 5। कि मान लीजिए कोई यूसेज वगैरह है। देखिए, जनरली क्या होता है कि जब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज होती हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई जो है कॉन्ट्रैक्ट या कर रही होती हैं, तो उन्हें मालूम होता है कि उस एरिया में कौन सी जो है यूसेज जो है एप्लीकेबल है। अगर वो उस यूसेज को नहीं लिखते हैं, ठीक है, या उसके कंट्राडिक्टरी नहीं है, तो जनरली उसके जो है एविडेंसेस दिए जा सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो समझाई जाए, ठीक है। अब छठवां देखिए, एक्सेप्शन 6। एक्सेप्शन 6 ये है, एनी फैक्ट मे बी प्रूव्ड विच शोज इन व्हाट मैनर द लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट रिलेट टू द एग्जिस्टिंग फैक्ट। देखिए, इसमें थोड़ा सा समझने वाला है। देखिए, इसमें ये क्या है कि आप जो है कोड जो है, कभी कभी क्या है कि कोई डॉक्यूमेंट है लिखा गया है, तो उसकी लैंग्वेज इस तरीके की होती है कि समझ में नहीं आती कोड की, तो वो एक्सटेंसिंग एड लेता है, बाहरी सहायता लेता है। बाहरी सहायता क्या है कि उसके ओरल एविडेंसेस ले सकता है, जिससे कि ये पता लगे कि ये किस लिए लिखा गया है। जैसे मान लीजिए किसी आदमी ने एक बिल लिखी, उसमें बताया कि ये मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी जो है लड़की जो लड़कियां हों या लड़के हों उनको दे दी जाए। मान लीजिए लड़कियां हैं, लड़कियों को दे दी जाए। पता लग रहा है उसके जो है 1 2 3 4 लड़कियां हैं, तो इस चीज़ के ओरल एविडेंस दिए जा सकते हैं कि जो 3 लड़कियां हैं वो अच्छी फैमिली में, जिनकी शादी हो चुकी है, वो सेटल हैं। एक लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई है, जो अपनी माँ के साथ रहती है। ये जो बिल की गई है उसी की फेवर में की गई होगी कि किस कंटेक्स्ट में उसको बिल को लिखा गया है। इस चीज़ के एविडेंस दिए जा सकते हैं, ठीक है। यही था सेक्शन 92। तो अब आपसे इसमें जो है अगर कोई शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोले तब भी आप आसानी से लिख सकते हैं, और पूरा सेक्शन जो है 91 92 को लिखने के लिए बोले तो आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। फिर भी अगर मैंने पूरी कोशिश की है कि सारी चीज़ें आपको एक एक करके बताई जाए, अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा। धन्यवाद।